नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजों की। और देखते हैं झारखंड में नतीजे सबके सामने हैं। झारखंड में कमल खिला तो, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मिशन 44 प्लस कामयाब नहीं हो पाया। इसकी सीटों में इजाफा ज़रूर हुआ। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजों की। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए जिनके परिणाम सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों ने उमर अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो पीडीपी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें झारखंड की, तो झारखंड में मोदी लहर का असर देखने को मिला। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये फैसले का दिन किसके हक में बेहतर रहा और किसे विधानसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी का मिशन 44 फेल। पीडीपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही हुई और बीजेपी की मांग को देखते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। हालांकि उमर चुनावी तारीखों के पक्ष में नहीं दिखे थे और कुछ वक्त की मोहलत मांग रहे थे, तो वहीं बीजेपी के सिर मिशन 44 का खुमार सवार था। इस दौर में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की चुनावी डोर नरेंद्र मोदी ने संभाली और चुनावी रैलियों को अंजाम दिया। लेकिन हुआ कुछ उलट, जिसने बीजेपी को पटखनी दी और पीडीपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो वहीं उमर के 4-5 सीटों के कयास भी गलत साबित हुए। लेकिन अब वो तो मुझे मालूम था कि सोनवार श्रीनगर जिला जो है हमारे लिए इस बार बहुत मुश्किल होना था। एक तो 8 की 8 सीटें हमारी थीं। सोनवार एक ऐसा इलाका था जहां शायद पिछले 4 इलेक्शन में 3 हम जीते। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का तो था ही था। उसके साथ में जो सैलाब ने नुकसान किया उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे पहले से ही मालूम था कि सोनवार जो है वो कांटे की टक्कर रहेगी और वहाँ जीतना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, बीरवा का भी कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा। बीच में ऐसी सूरत हाल बनी कि मेरा लीड जो है वो पूरा गायब हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ मेहनत बहुत करनी होगी, लोगों तक पहुँचना होगा और लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उनकी नुमाइंदगी करनी होगी। लंबे वक्त बाद झारखंड में पूर्ण बहुमत। बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। कौन बनेगा झारखंड का सीएम? दूसरी तरफ झारखंड में लंबे वक्त के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है, और वो भी बीजेपी को। जी हां, बीजेपी को झारखंड से पूर्ण बहुमत मिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा स्थान मिला है। वहीं बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो उसे फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है। और इस सबके बीच दिलचस्प ये रहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मझगांव सीट से चुनाव हार गए। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। अमित शाह ने किया खुशी का इजहार। बीजेपी में जश्न का माहौल। झारखंड जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कामयाबी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने बीजेपी समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर का सवाल है। 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी। आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है, या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। और सबसे बड़ी आनंद की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को
सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भारतीय जनता पार्टी 23.4% वोट पाई है और उसके बाद में पीडीपी 22% के आसपास वोट पाई है। बीजेपी को उम्मीद से थोड़ा कम मिला। घाटी में बीजेपी को नहीं मिली कामयाबी। जम्मू में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है। इसके साथ जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, स्टेट स्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो अब चूंकि सरकार बनाने की बात है, तो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीज़ें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर कि कौन सी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जहां हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हुए लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं गुड गवर्नेंस की, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे ले जाने की, तो उस फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मेशन बनेगा अभी वो बताना बड़ा मुश्किल है। विल टेक आवर टाइम। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन घाटी में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के खिलाफ रहा। घाटी में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल सकी, जबकि पीडीपी ने घाटी में अच्छा प्रदर्शन किया। खैर, अब बुधवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर भी कोई फैसला लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि झारखंड का सीएम कौन होगा और जम्मू कश्मीर में पीडीपी किसका समर्थन लेगी। जुनैद अख्तर, चैनल 1 न्यूज़। तो इधर झारखंड का जहां मैंडेट एकदम साफ है, वहीं उलझा हुआ है मैंडेट जम्मू कश्मीर का, और अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि कौन किसके साथ जाएगा। सभी एक दूसरे की तरफ नज़रें ताक रहे हैं कि कौन क्या फैसला करता है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा कि बाकी पार्टी जो फैसला करेंगी उसके हिसाब से हम भी फैसला करेंगे, और तीनों विकल्प उन्होंने खुले रखने की बात कही है। यदि जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजों को लेकर हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने जेडीयू सांसद अली अनवर से बात की। आइए सुनते हैं अली अनवर का क्या कहना है दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों पर। जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड का रिजल्ट सामने है। पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए मेरे साथ जेडीयू सांसद अली अनवर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जो रिजल्ट आया है उसको देखते हुए क्या कहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी फेल हो रही है। हवा बनाने में तो ये लोग माहिर हैं, मार्केटिंग पैकेजिंग करने आता है, इसमें अभी तक इनका कोई जोड़ नहीं है। तो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है उस काम में। लेकिन जो हवा बनाए थे उसके अनुकूल तो नहीं हुआ, फिर भी इनको पैर रखने की और वहाँ एक अपोजिशन का रोल प्ले करने की मेन वो इनको ताकत मिली है। झारखंड में तो जो इनको कामयाबी मिली है वो जो सेकुलर वोट हैं उनके बुरी तरह से बंटने के चलते मिली है, और इसमें कांग्रेस हमको लगता है ज़्यादा दोषी है। वहाँ भी सेकुलर वोट बटा है, नहीं तो इतनी इनको सीट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए जो अलायंस था वो टूटा, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, और अब जो है गलती जो है भुगतने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को मानना चाहिए और गलती में सुधार करना चाहिए, नहीं तो इस तरह से मदद हो जाती है बीजेपी को। तो साफ तौर पे जिस तरीके से जेएमएम से जो अलायंस टूटा कांग्रेस का, उसे कांग्रेस की गलती बता रहे हैं, और जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से उम्मीद लोगों को दिखाई थी, जिस तरीके से ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की हवा थी, वो कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है, ऐसा मानना है अली अनवर का। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो जेडीयू सांसद जिन्होंने अपनी सारी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा है, खुद को बचाया है। हालांकि इन्हीं के नेता नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने गठबंधन ठीक से किया होता तो झारखंड को बीजेपी से बचाया जा सकता था। बहरहाल सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया।
हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों पर। और स्टूडियो में हमारे साथ अहम गेस्ट मेहमान मौजूद हमारे हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं, दुष्यंत शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी और पत्रकार जो बहुत जल्द जुड़ेंगे, सुजीत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मनोज वर्मा के पास। मनोज, क्या माहौल था आज बीजेपी दफ्तर में? जीत का जश्न खूब मना क्या? जश्न में मुझे लगता है पहले जो जश्न मनाया गया था महाराष्ट्र और हरियाणा का, उस तरह का उल्लास थोड़ा सा मिसिंग है बीजेपी के जश्न में। आप कह सकते हैं इसको थोड़ा मिला जुला देखने को मिला, लेकिन जश्न तो मना। पार्टी वहाँ पर आज पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बना रही है, और जितनी शायद उम्मीद थी उतनी सीटें तो वहाँ नहीं मिली। शायद 50-55 की उम्मीद थी इन लोगों को, बीजेपी को, वो उतनी सीटें वहाँ नहीं मिल पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं इंटरनल जो सर्वे था पार्टी का, वो 20 और 25 की इंडिकेशन कर रहा था। आज सुबह जब चर्चा हम लोगों ने की थी तो मैंने 20 और 25 का ही इंडिकेशन दिया था, और 25 सीटें पार्टी ने प्राप्त की। कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पार्टी संतुष्ट है कि उसने 25 सीटें हासिल की। वहां पर पहली बार 25 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और बीजेपी एक निर्णायक स्थिति में वहां पर है जम्मू कश्मीर में कि उसके बगैर कोई सरकार ना बनेगी ना वो होगा। तो बीजेपी उसे अपनी एक कामयाबी मान रही है। झारखंड में भी पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर एक थोड़ा चिंतन जरूर है कि जितनी भारी भरकम जीत की उम्मीद थी वो क्यों नहीं मिली। उसकी वजह भी, दूसरे कारण भी बीजेपी में है कि जिस प्रकार से बीच में धर्मांतरण का मुद्दा को संगठनों ने उठा लिया था, उसका भी कहीं ना कहीं शायद झारखंड में थोड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। विकास का एजेंडा पीछे छूट गया और दूसरे विवादित मुद्दे आगे आ गए। हो सकता है इस बात को पार्टी के लोग जब इंटरनल बैठक हो उसमें जरूर इस पर चिंतन मंथन करेंगे। इस बात पे कुछ नेता बोल भी रहे हैं कि अगर ये सब नहीं होता और विकास पर फोकस ज्यादा रहता तो शायद कुछ सीटों की और बढ़ोतरी हो सकती थी। जम्मू कश्मीर में एक जो बात रेखांकित करने वाली है कि साहब जम्मू से ही बीजेपी को सीटें मिली हैं, घाटी में वो जीत नहीं पाई। ठीक है, वोट बहुत ज़्यादा मिला है, सबसे ज़्यादा वोट उसे मिला है, 10 लाख से ऊपर वोट मिला है, और सबसे ज़्यादा वोट शेयर उसका है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो घाटी और लद्दाख की बात हो रही थी, घाटी में पैठ नहीं बना पाई बीजेपी अपनी। तो कुल मिलाकर के जो बात होती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके जीतती है, वो बात कहीं ना कहीं साबित होती दिख रही है। नहीं, देखिए, जो ये भी एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए है। जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक वो रहा है उसमें ये स्थिति पैदा होनी ही थी। अगर हम लद्दाख की बात करें तो बहुत बहुल इलाका है वो, जम्मू में बहुसंख्य डोमिनेट करते हैं, और घाटी में हम अगर चले जाएं तो मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। और राजनीति जो होती है वो इसी सब पे होती भी है। अगर एक तरफ बीजेपी ने ध्रुवीकरण का प्रयास किया तो दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस तरह की बयानबाजी करी जिससे ध्रुवीकरण हुआ, और ये सच है जम्मू कश्मीर के मामले में। और मुझे लगता है कि इस वर्डिक्ट के बाद ये जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सीमा पार के कुछ संगठनों ने, पाकिस्तान ने बना रखा था कि जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है सिर्फ, और जो बार बार वो संदेश देते थे कि अलगाववादी ही वहां राज कर सकते हैं, वो टूटा है। और मैं मानता हूं आज के वर्डिक्ट का जम्मू कश्मीर का, भले बीजेपी ने क्या मनोज, जो इस तरह की बात कभी नहीं आई कि साहब जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट है, मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं। सीमा पार से हमेशा इस प्रकार का एक अंतरराष्ट्रीय वातावरण बनाने की कोशिश की गई, और उसमें आज जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने यह दिखाया कि जम्मू कश्मीर के मतदाता हमेशा 2002 के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में मतदाता सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब उस तरह के आरोप भी नहीं लगते कि साहब उन्हें जबरदस्ती लाया जाता है। लेकिन मैं दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो एक बात थी जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर घाटी में दिल जीतने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे थे। कई बार वहाँ गए और ये भी प्रचार किया कि साहब वहाँ दिवाली मनाने वो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं। लद्दाख में बीजेपी का सिटिंग एमपी है, उसके बावजूद एक भी सीट वहाँ नहीं मिली, और कश्मीर में खाता नहीं खुला। ये क्या मोदी मैजिक की नाकामी है? मुफ्ती के आगे मोदी मैजिक काम नहीं कर पाया घाटी में। यूसुफ जी, पहले उस बात को मैं पूरा कर दूं अपनी, वरना गलत संदेश चला जाएगा। सीमा पार मैंने शब्द का इस्तेमाल किया जिस प्रकार से वहां के अलगाववादी संगठन, आतंकवादी संगठन जिस प्रकार संदेश देते हैं, उसको जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के प्रभाव में जम्मू कश्मीर की जनता नहीं है, कभी नहीं रहा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसको आप जोड़ के देखें तो, और इस बार इस चुनाव की सबसे बड़ी विक्ट्री यही है कि वह भारत और लोकतंत्र जीता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कॉल के बावजूद, बहिष्कार के बावजूद 2002 में लोगों ने वोट डाला,
और 2008 में लोगों ने वोट डाला। और लेकिन एक अच्छी शायद बात ये है, इतनी बड़ी तादाद में जनता पहली बार निकली है वहां पर। क्या इसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है? बीजेपी को नहीं जाता, वहां के अवाम को जाता। जम्मू कश्मीर की वहां के हिंदू मुसलमान बौद्धों ने मिलकर एक संदेश दिया है कि भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो। अब आप मूल मुद्दे पर आइए, क्या मोदी मैजिक मुफ्ती के आगे फेल कर गया घाटी में? नहीं, अगर वहां फेल हुआ तो कहीं चला है। ये तो चुनाव है, कहीं चलता है, कहीं पास होता है। चला, जहां चला वो दिख रहा है। घाटी की एक सच्चाई है कि वहां पर एक बड़ा वर्ग है जिसे मानना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा खुल के कि उसकी जो सोच रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर पीडीपी वहां जीती है, वहां की आवाम ने चुना है, तो शायद पीडीपी का वहां मैजिक चला है, मोदी का नहीं चला वहां घाटी में। मैजिक नहीं चला है। क्यों खेमचंद जी, क्यों फेल कर गया मोदी का मैजिक वहाँ घाटी में, नहीं चल पाया? बताना चाहता हूँ कि घाटी में मोदी जी ने रैली की, वहाँ लाखों की संख्या में लोग सुनने आए, और उसमें जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि घाटी में अधिकतर अल्पसंख्यक वर्ग रहता है। लाखों की संख्या में यदि आए तो अल्पसंख्यक लोग वहाँ पे आए, हमें वहाँ पे भारी मात्रा में वोट मिले। हमारा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, हमारी वहाँ पे कोई कैडर नहीं थी। हमारा जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हुआ है। हमने वहाँ पे पेंट बनाई, हमने वहाँ पे कैडर खड़ा किया है, लोग हमारे नेताओं को वहाँ पे सुनने आ रहे हैं, लोग हमारे वहाँ नेताओं को और हमारे सिंबल को जानने लगे हैं। वो इंग्लिश में यदि कहें तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अब नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा, हम वहाँ पे पक्का वहाँ पे सीटें भी निकाल के लाएंगे। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी यदि वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, यदि वोटों के हिसाब से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी है। और इससे एक मैसेज, अंतर्राष्ट्रीय मैसेज जरूर जाता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सेकुलर स्टेट है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर व्यक्ति, मैं आपको एक प्लीज सेकुलर स्टेट है वो, इसलिए वैसे नहीं जाता कि बीजेपी ज्यादा वोट बीजेपी का नहीं था, मैंने बीजेपी बोला ही नहीं, मैंने बीजेपी बोला ही नहीं। मैंने ये बोला कि उन्होंने डेमोक्रेसी में जो विश्वास जताया, जो भारी मात्रा में वोट की, और उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग की या एक पर्टिकुलर जो परसेप्शन बनाए रखी थी कि भाई नहीं, कि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक पर्टिकुलर वर्ग ही डोमिनेट हो सकता है, पर्टिकुलर वर्ग ही काम कर सकता है, उसको नकारा और पूरे विश्व को दिखाया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं और यहाँ मिलके रहते हैं और मिलके रह सकते हैं, और वो भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। सुदेश वर्मा, क्या पहली बार जम्मू कश्मीर ने यह दिखाया कि साहब ये एक डाइवर्सिटी वाला स्टेट है और पहली बार वहाँ वोट पड़ रहा है? क्या पहली बार जो जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, भारी मात्रा में जो वोटिंग हुई है वो काफी समय के बाद हुई है? मैं कह रहा हूँ 3 चुनाव से लगातार वोटिंग बढ़ रही है। पहली बात यूसुफ भाई, मैं मनोज जी की बात से एग्री नहीं करता हूँ कि मोदी मैजिक नहीं चला है। मैं बताऊँगा क्यों चला है। दूसरी बात ये कि जम्मू एंड कश्मीर की एक हकीकत है, 3 रीजन है, जम्मू, वैली और लद्दाख। ये तीनों रीजन के अपने इश्यूज़ हैं और इनका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट रहा है। ये एक इत्तेफाक भी है और एक हकीकत है कि वैली में मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा है, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। और वहाँ बीजेपी अपने इमेज को शायद नहीं सेल कर पाई, हालांकि उन्होंने आर्टिकल 370 पर काफ़ी डाइल्यूट किया स्टैंड। दूसरी तरफ जम्मू में बीजेपी बहुत बड़ी फोर्स इमर्ज की। तो अगर आप मैंडेट की बात करें, जिस मैंडेट, क्योंकि मैंडेट को समझना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, हमने बोला था कि मैंडेट शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि दोनों पार्टी, आप मैंडेट के खिलाफ जाके एनसीपी के साथ करते, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात अभी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने गाली दिया, करप्ट पार्टी बताया खुलकर, तो ये हो ही नहीं सकता। मैंडेट दोनों पार्टी के लिए है, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मान लीजिए जम्मू अगर अलग रहता है तो जम्मू के लोग जो इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए चुनाव में, क्योंकि चुनाव में जब हिस्सा इतने बेजोड़ लिया गया, अंतिम चरण में 74% से ज़्यादा मतदान हुए, टोटल आपको 66% मतदान हुए, जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ था। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा जब लोग जनसमूह आता है वोट देने के लिए, तो वो कुछ संदेश देने के लिए आता है, और ये संदेश बीजेपी के लिए हुआ है और पीडीपी के लिए हुआ है। और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, ये समझना कि हिंदू मुस्लिम, ये समझना कि आइडियोलॉजी गवर्नेंस है। महबूबा मुफ्ती का भी एजेंडा गवर्नेंस है। जब वो बात करती हैं कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जब वो बात करती है कि डेवलपमेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो बीजेपी की ही बात बोल रही है। और इस बार बीजेपी का पूरा प्लान डेवलपमेंट रहा है, कहीं भी फिरका परस्ती का कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया। इसको आप बोल सकते हैं। जैसे अभी मनोज वर्मा ने कहा था कि भाई पार्टी में इस बात पे भी चर्चा होगी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्मांतरण या घर वापसी के नाम पे जो कुछ हुआ, उसका असर झारखंड के चुनाव में पड़ा। क्या उसका असर पड़ा? देखिए, मैं इस पर नहीं कह सकता पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि काफी लेट इसका आया होगा इम्पैक्ट, क्योंकि शायद अंतिम चरण बाकी था। दो चरण 6 दिसंबर के आसपास से मामला चल रहा है। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इम्पैक्ट लाया होगा, क्योंकि जितने सीरियसली मीडिया इसको प्रोजेक्ट की
उतना सीरियस कोई ऐसा इशू था नहीं। आपको भी पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा है जिस तरह से हम नहीं, लोगों ने वो डील तो हमें किया। मालूम है, लेकिन आप इसको डाइवर्ट कर देंगे पार्लियामेंट धर्मांतरण की नहीं। तरफ, लेकिन मैं आपके कोर इशू पर आ रहा हूं भाई। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 1-2 सीटों पर जीतने की उम्मीद तो जरूर थी घाटी में। घाटी में इन्होंने अच्छा किया, एक इनका कैंडिडेट 11 वोट से आ रहा है, और आप वोट परसेंटेज जब फाइनली आएगा तो आप देखेंगे वैली में भी इन्हें अच्छा वोट पड़ा होगा। वोट अच्छा मिला, तभी तो सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो मान के चलिए आपकी जब वोट अच्छा मिला है तो आप हार जीत तो मत जाइए। और मैं ये करनी, एक मिनट मनोज जी, मैं ये कर रहा हूं कि एक नेचुरल वोटिंग जो मिला है, मैंडेट मिला है, उस मैंडेट को बीजेपी को भी ऑनर करना चाहिए और पीडीपी को भी ऑनर करना चाहिए। अगर आप दिल्ली का भी बोले, वो दिल्ली भी दोहराया जा रहा है, और इसको ऑनर करके दोनों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। और जम्मू कश्मीर बहुत सफर किया है, एक बहुत सुनहरा मौका मिलिटेंसी से लड़ने का और डेवलपमेंट को देने का आया है। अगर ये लोग मैच्योरिटी से काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा मौका खो देंगे। नहीं, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यूसुफ भाई ने भी बीजेपी कवर करी है, आपने भी लंबे समय कवर की है। हमने पहली बार देखा कि बीजेपी इतने उत्साह के साथ चुनाव घाटी में लड़ रही थी। इससे पहले तो उन्हें उम्मीदवार भी कहां मिलते थे, 4 सीटों पर लड़ लिए, 5 सीटों पर लड़ लिए। पहली बार तो बीजेपी ने खड़े करे लोग वहां पर, 32 मुसलमान बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। घाटी में 32 उम्मीदवार, 25 घाटी में, 6 जम्मू में और 1 लद्दाख में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, कि न बल्कि कैंडिडेट मिला। आप देखिएगा जब वोट आएगा तो उनको मिला होगा, उनको काफी अच्छी संख्या में वोट मिले होंगे। जी दुष्यंत जी, आप किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मैंडेट को? देखिए यूसुफ साहब, जो वैली में, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो आप मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, तो मोदी मैजिक तो वहाँ चला नहीं JNK में। आपके हिसाब से तो कहीं नहीं चल रहा मोदी मैजिक? मोदी मैजिक वहाँ इसलिए नहीं चला कि वहाँ 44 का उनका एजेंडा था, तो वहाँ 44 तो हुआ नहीं। नंबर 11 से बढ़ के 25 तक पहुँच गए। नंबर 2, जो अगर उसको 3 रीजन्स में, जो हमारे सुदेश वर्मा साहब भी बोल रहे थे, मनोज वर्मा साहब ने भी बोला था कि अगर 3 रीजन्स में बांटें तो उनको, जो पिछले बार इलेक्शन था वहाँ 11 सीट्स उनको जम्मू रीजन में मिली थी, और उससे पहले 2 सीट मिली थी 2008 से पहले, और अभी वहाँ 25 सीट्स मिली हैं, और कश्मीर वैली में 0 मिली हैं, और इवन जहाँ मोदी जी ठहरे लेह में जाके, वहाँ भी 4 में से 1 सीट नहीं मिली है। तो आप अगर टोटल अब आप इसका करें तो कुल मिला के 50 सीट तो ऊपर ही हैं, नीचे की सीट 37, तो 37 में उनका रिप्रेजेंटेशन जम्मू में देखें। अरे हाँ, आप ये बताइए हमारा अपना 17 से खिसक के 12 में क्यों आ गई? और राहुल गांधी जिन सीटों पर गए प्रचार करने के लिए, सोनिया गांधी गई, वहां क्यों बंटाधार हुआ पार्टी? सब ऐसा है, मैं वहां भी आऊंगा, या तो मैं वहीं से शुरुआत मैजिक के बारे में तो मैं आपसे देखिए, उसमें 2-3 कारण, पहले मैं ये बात बता दूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। एक चीज, दूसरा, जो तीनों रीजन्स में से खाली उनको जम्मू रीजन में मिला है। आप कहीं का रिप्रेजेंटेशन माने, पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपकी पार्टी तो आप हमारी तरफ आ जाए, हमारी सीट पार्टी से दोगुनी सीटें मिली, हमारी सीट्स कम हुई हैं, हमारी सीट्स कम हुई हैं वहाँ पे, तो उसके कारण भी हैं। कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, थोड़ा जो रूलिंग पार्टी थी वो फ्लड में उतना ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट कर रही थी। कुछ जो वहाँ के CM साहब के खिलाफ भी बात आ रहा था कि वो मिनिस्टर्स और CM साहब जो है वो लोगों से मिल नहीं पाए, तो एक ये भी कारण थे। हम लोग लूज़ किए हैं तो हम उस बात को मान भी रहे हैं। अच्छा, जो एक चीज़ वहाँ जो सबसे ज़्यादा फायदे की हुई है, जो इस बार के इलेक्शन में हुई है, मैं आपको देखिए, एक तो उनका जो एजेंडा था वो उसमें फेल हो गए। दूसरा, एक चीज़ वहाँ फायदे की हुई है कि वहाँ पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हुआ है, जो पहली बार हुआ है 25 साल में। इवन जो 5वां फेज है, 5वें फेज में 76% पोलिंग हुआ है 5th फेज में, और टोटल 66 या 65% वहाँ पोलिंग, 66% पोलिंग हुआ है, जो एक अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, और प्रदेश के लिए, देश के लिए भी अच्छी बात है कि वहाँ के लोग मुख्यधारा में आ गए और वो मिलिटेंसी को उन्होंने लगा दिया। चलिए, चुनाव हो गया, वोट पड़ गया, अब आप जम्मू कश्मीर का फ्यूचर की अगर हम बात करें तो किस तरह की सरकार आप देखते हैं? सरकार बनाने में कांग्रेस की कोई भूमिका होगी? सुबह आपके नेता ने कहा था, गुलाम नबी आज़ाद ने, कि हम सत्ता से दूर रखने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। तो आपको एक समर्थन से, अगर आप PDP को समर्थन देते हैं तो फिर कुछ निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, तो उस रास्ते में आप जाएंगे? ये जो मैंडेट आया है उस मैंडेट का आप सम्मान करेंगे? देखिए यूसुफ साहब, ऐसा है, जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, स्वाभाविक है कि सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान उसके लायक है, उस बात का सम्मान करना ही होगा। और दूसरा, जो सामुदायिक ताकतें हैं उनको रोकना भी हमारा धर्म है। तो अगर हम ठीक से उनको नहीं रोकेंगे तो वो फिर वहाँ गड़बड़ करेंगे। चुनाव में तो आप ये देखें, मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ, सरकार में आने मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न करता हूँ कि इनको इतनी सारी सीट्स मिली, आप बताइए क्या किया था जिसके बदले? जिसका मतलब ये सांप्रदायिक वोट है, क्या? हाँ, उन्होंने पोलराइज किया, 370 धारा पे पोलराइज किया, बार बार दौरे करके पोलराइज किया, 40,000 लोग इवैक्यूएट हुए बॉर्डर से, जो कभी नहीं हुए 25 साल में।
उस पर भी पोलराइज हुआ। और ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है, इससे भी प्रदेश में जो माहौल बना उससे भी पोलराइज हुआ। मोदी जी ने वहां कोई विकास नहीं किया है। कोई बताओ ना, एक काम बताइए। पिछले 6 साल से आपकी सरकार पिछले 6 साल से आपकी सरकार थी वहां पर, उससे पहले आपकी सरकार थी पीडीपी के साथ, केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल में, तो आप अकेले मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं? 10 साल में 10 साल केंद्र में रहने के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग आपके सामने 12 साल आपने क्या किया वहां पर? सबसे ज्यादा पोलिंग का रिजल्ट आपके सामने आया। और दूसरा, हमारी सरकार रिपीट हुई है। अगर हम पिछले बार थे, उसके बाद भी थे, चाहे हम एलाइज में थे, अलग अलग एलाइज में थे, हमारी इस बार जो परसेंटेज कम हुई है, हमारे जो नंबर ऑफ एमएलएज कम हुए, उसका कारण मैंने आपको बताया। उसका सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हुई है। तो एंटी इनकम्बेंसी तभी होती है ना जब आपकी सरकार काम नहीं, जो सरकार रूल में होती है उसके खिलाफ थोड़ा माहौल बनता है। मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही है। अरे तो झारखंड में इनको क्यों नहीं हो रही है? झारखंड में पिछले 14 साल में 9 सरकारें बदली, 9 में 10 साल ये रहे, हम तो 4 ही साल रहे। चलिए दुष्यंत जी, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं लहर के असर पे और जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद जो हालात हुए हैं और इन दोनों प्रदेशों की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति पर पड़ने वाले असर के बारे में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने सहयोगी सुजीत ठाकुर के पास। सुजीत, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस टाइम आप मौजूद थे, आपने शायद सवाल भी पूछा था अमित शाह से, और किस तरह से आप देखते हैं इसको कि बीजेपी को जो मैंडेट मिला है खासकर जम्मू कश्मीर में, तो क्या अंदर की खबर क्या है? बीजेपी, हालांकि अमित शाह ने कहा था भाई हम तीनों विकल्प हमारे खुले हुए हैं, लेकिन कौन सा विकल्प है जिसको बीजेपी तरजीह देगी? अपनी खुद की सरकार बनाने पर तरजीह देगी या किसी को समर्थन 50-50 पर अदल बदल के मुख्यमंत्री बनाने को प्रीफर करेगी? क्या है बीजेपी की प्राथमिकता में? देखिए, सबसे पहली बात तो है जम्मू कश्मीर से जो रिजल्ट आया है वो भाजपा उसे काफ़ी संतुष्ट है। ये बात अलग है कि वहाँ पर उनको घाटी में सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन अमित शाह ने जो अब कहा कि ऑप्शन खुले हुए हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि वो या तो किसी और दल के साथ, पीडीपी के साथ या एनसी के साथ जाकर के सरकार बनाए। लेकिन पीडीपी के साथ सवाल है, मुख्यमंत्री का मुद्दा फंसेगा। भाजपा का एक था कि हिंदू मुख्यमंत्री हमारा होगा जी, सरकार बनेगी। तो दूसरा ऑप्शन है, बीजेपी तो कहती है हम तो धर्म और जाति की बात ही नहीं करते, तो फिर ये हिंदू मुख्यमंत्री की बात कहाँ से आ गई? नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि ये भाजपा का आकलन है, ये पत्रकारों का आकलन नहीं है। जो भाजपा में वो उनका चल रहा है कि जैसे एनसी को अगर साथ ले लेते हैं, एक दो निर्दलीय विधायक को साथ लेते हैं, तो उसमें हिंदू मुख्यमंत्री वाले इशू पे वो बार्गेन करने की स्थिति में आएंगे। ये बनाइए बीजेपी का। लेकिन क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है और उमर अब्दुल्ला की याददाश्त बिल्कुल बेकार है कि वो इस पर राजी हो जाएंगे, आसानी से राजी हो जाएंगे, आपको लगता है? नहीं, सवाल है कि अगर इसे आप हास्यास्पद मानते हैं भाजपा के चीजों को, तो बहुत सारा चीज नहीं सुजीत, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए, मैं हास्यास्पद किसी चीज को नहीं मानता हूँ। मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आकलन नहीं है। आपने मुझसे पूछा कि भाजपा के अंदर क्या मंथन चल रहा, अमित शाह ने जो ऑप्शन दिए हैं उसका क्या मतलब है। भाजपा की तरफ से बता रहा हूँ, भाजपा से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है जी। उसमें उनका एकमात्र एजेंडा है, पहला शर्त है कि हम उस दल को समर्थन देंगे अगर हमारे हिंदू मुख्यमंत्री पर बात मान जाते हैं वो तो उनकी पहली लेने वाली बात हुई ना। मैं समर्थन देने वाली बात, समर्थन देने वाली स्थिति में, समर्थन लेने वाली स्थिति में भाजपा नहीं है क्योंकि उसके पास 25 सीटें हैं, पीडीपी के साथ 28 सीटें हैं। वो समर्थन की बात करेगी कि हमारा मुद्दा ये है कि हमें आप एक हिंदू मुख्यमंत्री दे दीजिए आपकी पार्टी का, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। पहला शर्त उनका ये है। दूसरा उनका ये है कि अगर इस बात पर नहीं बनती है तो वो चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, उसमें भाजपा की बराबर की साझेदारी हो, और भाजपा अगर एनसी के साथ अगर साझेदारी होती है तो भाजपा की सीटें अधिक है, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, इस पर वो डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या विपक्ष में बैठ सकते हैं, इस मुद्दे पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन अंतिम फैसला कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें वो लोग तय करेंगे। जी सुदेश,
ये जो बात सुजीत ने बताई कि साहब इस तरह की बात है, साहब हिंदू मुख्यमंत्री की शर्त रखेगी बीजेपी, तो बीजेपी तो कहती है साहब हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो मुझे लगता है इनका आकलन सही है, लेकिन ये खतरनाक होगा अगर ऐसा बीजेपी करेगी तो, क्योंकि देखिए एक मैंडेट जो मिला है ना, इसको समझने की जरूरत, बीजेपी समझदार लोग हैं, पार्टी को मैंडेट मिलता है और पार्टी तय करे अपना। बिल्कुल पीडीपी पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे क्या लगता है जो होने वाला है, क्योंकि देखिए वैली में एक ही पार्टी है जो आज क्लेम कर सकती है कि वैली का पूरा सपोर्ट है, पीडीपी को छोड़ के आप सरकार की बात ही नहीं कर सकते जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरह बीजेपी को छोड़ के आप सरकार की बात नहीं कर सकते। इनको आना है, अब कैसे आना है वो एक पॉलिटिकल डील होगा, उसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांग सकते हैं, होम मांग सकते हैं, आप मिलकर कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदू बनाओ मुस्लिम बनाओ। वो कुछ लोगों ने बोला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं बीजेपी के सर्कल में तो हम भी घूमते हैं। नहीं, अगर हिंदू अगर इनका मुझे ये भी बात आ रही है चुनाव के दिन और इस तरह की बात मुखर होकर आ रही है, मुख्यमंत्री हो और दूसरी तरफ आप ये दावा करें साहब हम तो धर्म को राजनीति के साथ लाते नहीं, हम तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं, और प्रधानमंत्री और ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है ऐसा। वैसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, अरे भाई बात ये हो सकती है ऐसा सोच रहे होंगे शायद जी कि इस बार मौका है, हिंदू मुख्यमंत्री बन गए जी, लेकिन जो मैंडेट मिला है, अगर मान लीजिए इनको 37 में से अगर वहां 30 सीट जीत जाते और इनको इनविटेशन मिलता, उसके बाद भी मुझे लगता है कि बीजेपी वैली से ही बनाना चाहती, क्योंकि वैली बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रूशियल है। वहाँ के यूथ एलिनेट नहीं होने चाहिए, मिलिटेंसी से सफ़र किए, बाकी लोग भी किए, लेकिन वहाँ स्पेशल है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है बीजेपी की जो मैच्योर्ड लीडरशिप है कभी ऐसा नहीं करेगी, और पीडीपी सरकार बनाएगी, बीजेपी उसमें शामिल होगी जो मुझे लगता है, लेकिन एक अच्छा पॉलिटिकल डील होगा कि बीजेपी को भी गुड गवर्नेंस करने का मौका मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 3 साल पीडीपी को मुख्यमंत्री का मौका मिले और 3 बार बीजेपी जैसे पीडीपी में हुआ था, बीजेपी जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल हो सकता है जी। मुझे ऐसा लगता है सुजीत ने जो बात कही यहाँ पर वो एक होगा, कुछ संगठन जैसे धर्मांतरण का मुद्दा उठा दे रहे हैं, कुछ संगठन बोलते रहते हैं, जैसे पीडीपी के एक नेता ने कह दिया था कि साहब हम तो मुस्लिम बनेगा, हिंदू को बनने नहीं देंगे। तो विवाद चुनाव के दौरान उठे थे जो हिंदू मुसलमान वाले, लेकिन अब जब वर्डिक्ट आया है, और ये वर्डिक्ट ऐसा वर्डिक्ट है जिसमें घाटी के लोगों ने भी वोट दिया, जम्मू के लोगों ने वोट दिया, लद्दाख के लोगों ने वोट दिया, और एक ऐसे भारत की तस्वीर जम्मू कश्मीर से उठती है जो एकजुट भारत है, जो मजहबी राजनीति से ऊपर है, वो ना हिंदू की राजनीति है ना मुसलमान की राजनीति है। वहां जो भी बनेगा वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा। उसमें हिंदू मुसलमान वाली बात चुनाव में चली थी, वो खत्म हो गई अब। लेकिन अगर इस तरह की बात उठती तो मनोज खासकर ये बीजेपी मैं इस बात से सहमत हूं और देश के लिए मैं इस बात से सहमत हूं सुदेश जी की, अगर इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है जैसा सुदेश जी ने कहा आ रहे आपके कि जैसा एक मिनट जैसा सुदेश जी ने कहा, इस बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल कि अगर इस तरह का चिंतन है तो बिल्कुल खतरनाक वो चिंतन होगा। लेकिन एक बात सुदेश जी ने और कही कि एक परपक लीडरशिप है वहां पर, जो फैसला करेगी वहां पर, और जैसा आपने भी कहा कि मोदी जी ने वहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाया, तो मुझे लगता है जो मुफ्ती साहिबा भी कह रही थी गुड गवर्नेंस, वही मुझे लगता है, मुझे लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह इंटीग्रेट करने का, जिसकी हम लोग हमेशा कामना की है। इतना अच्छा मौका, और मैंने शुरुआत भी बात इसी से कही, सेंटर में भी वो पार्टी सरकार में है जो जम्मू एंड कश्मीर में अपना एक स्टैंड रखती है, पीडीपी जो यूथ मिलिटेंट्स के साथ सिंपैथाइज करती थी, ये दोनों मिलके चाहे जो मौका कांग्रेस को मिला था 2002 में, वो कांग्रेस बीजेपी और पीडीपी कांग्रेस लूज जी क्योंकि मोरल फोर्स नहीं था जी। खेमचंद, अब आपके पास में आऊंगा, आपने तीनों की बात सुनी, तीनों पत्रकार बिरादरी के तीनों की बात सुनी, सबकी बात सुनी। पहले तो मैं पत्रकार महोदय का जो अपना आकलन है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उनका अपना सेल्फ आकलन, उनका सेल्फ आकलन नहीं है, वो दिन भर बीजेपी दफ्तर में थे, 15 मिनट से सुन रहा हूं, मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। हां नहीं बोल लीजिएगा, लेकिन आप नहीं एक मिनट सेल्फ आकलन है, आप आधा मिनट मुझे दीजिए, आप आधा मिनट बीजेपी में ये लाइन नहीं, खेमचंद आधा मिनट मुझे दीजिए। आप किसी पत्रकार को ये नहीं कह सकते कि साहब उसका सेल्फ आकलन है, पत्रकार नेताओं से जानकारी लेकर के आता है और उसे जानकारी मिलती है। सुजीत ठाकुर हमारे पत्रकार हैं, उन्हें इंप्रेशन कैसे मिला होगा, उनके पास ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, उन्होंने ये बात कही है। नहीं, आप किसी पत्रकार पर आरोप नहीं लगाएंगे उसका सेल्फ आकलन, जानकारी के आधार पर उसका आकलन। जी बताइए। मेरा हक है, क्योंकि पार्टी ने ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये पत्रकारों ने अपना आकलन किया है, वो किसी भी सोर्स के बेस पे किया हो, यदि ऑथेंटिक है तो उसका नाम लें, ऐसा ऑथेंटिक नहीं है। बात सीधे, अब मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो मैंडेट आया है वो 2 चीजों पे मैंडेट आया, एक कांग्रेस मुक्त भारत,
आपने देखा होगा कि कांग्रेस ना सेकंड पोजीशन पे ना थर्ड पोजीशन पे, कांग्रेस जो फेलियर वाली पोजीशन होती है फोर्थ पोजीशन पे दोनों राज्यों में है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंडेट आया वो सुशासन के लिए आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट के लिए आया, वो मोदी जी के विश्वास पे आया, मोदी जी के चेहरे पे आया। और हम बहुत खुश हैं जो जम्मू कश्मीर में मैंडेट आया। हमें कश्मीर में भी लाखों की संख्या में लोग सुनने आए और लाखों की संख्या में उन्होंने वोट किया। हमारा कैंडिडेट, जैसे अभी आपसे पता चला, सिर्फ और सिर्फ 11 वोटों से एक जगह हारा। हमने जो हमारा जो प्रथम चरण है वहाँ पे पूरे सक्सेसफुल तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हमने वहाँ पे अपना बेस बनाया है। अगली बार जब भी चुनाव होगा, मुद्दे पर ही बता रहा हूँ, मुद्दा यही तो है ना कि जो मैंडेट आया है वो मैंडेट मोदी जी के मैजिक की वजह से आया है, मोदी जी के चेहरे की वजह से आया है, नेशनलिटी की वजह से आया है, हमारे अच्छे काम की वजह से आया है। और दूसरा जो मैंडेट आया है वो कांग्रेस मुक्त। अब मोदी जी आप आपका खत्म हो तो सवाल पूछूं? जी पूछिए। सवाल ये है कि अभी जो सुजीत ठाकुर ने कहा कि भाई एक पार्टी में एक धड़ा ऐसा है या उनके पास इस बात पर चिंतन हो रहा है कि भाई हम ये शर्त रखेंगे कि जो पार्टी, ऐसा कोई चिंतन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई चिंतन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में लोग कहते थे कि वहाँ पे जाट मुख्यमंत्री बनेगा, जाट मुख्यमंत्री नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बना वो एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जिसने पूरा जीवन समाज को दिया, पूरा जीवन ऑर्गेनाइजेशन को दिया, और वो नॉन जाट का मुख्यमंत्री नहीं। वही वैसी स्थिति है। आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ झारखंड में पार्टी की पूरी, झारखंड में भाजपा ने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का नारा दिया कि वहाँ गैर आदिवासी मैं मुख्यमंत्री आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के अनुसार अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनती। भारतीय जनता पार्टी काम के अनुसार, व्यक्ति के अपने स्किल के अनुसार और राज्य के हित के अनुसार चूज करेगी। क्या झारखंड में जो आदिवासी मुख्यमंत्री आप कह रहे पहले भी, क्या आदिवासी समुदाय में भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री लायक कैंडिडेट नहीं है झारखंड में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। संप्रदाय के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं चूज करती, वो काम के अनुसार मुख्यमंत्री चूज करती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हरियाणा है। और यह सच्चाई नहीं है कि पीडीपी का मुख्यमंत्री आप हम नहीं करेंगे। हमारा हिंदुत्व आपके साथ दिक्कत है कि आप सवाल नहीं सुनते हो। आपने ये कहा कि धर्म के सुन रहे हो मेरी बात, मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तो गलत बात है भाई। आप मिक्स कर रहे हैं। अब क्वेश्चन दो चीजें। अरे भाई आप अगर चुपे तो मैं पूछूं फिर। पूछिए। सवाल ये है कि अभी सुजीत ने जो जानकारी दी, और सुजीत एक सिंसियर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहीं से क्लू मिला होगा तभी वो ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए ना, अभी सवाल कहाँ पे पूछा मैंने। सवाल ये क्या बीजेपी पीडीपी के सामने, किसी भी पार्टी के सामने इस तरह की शर्त रख सकते हैं कि साहब आप अमुक जाति से, अमुक संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति को अगर आप बनाएंगे तो हम समर्थन देंगे? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। वो उनका किस सोर्स से उन्होंने जानकारी मिली है वो मेरे को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड ये है, ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम वहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। किसके साथ हमें जाना है या किसको हमें साथ में लेना है वो डिपेंड करता है कि दूसरों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, दूसरों का कैसा एक्शन रहता है। ऐसा हमारे माननीय अध्यक्ष ने बोला है कि हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो ऑप्शन में क्या आप इस बात से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने डिनाई किया है कि हिंदू मुख्यमंत्री का शर्त नहीं है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम के बेस पे मुख्यमंत्री बने ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं है। खुले हुए हैं। अच्छा व्यक्ति हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। मुख्यमंत्री वहाँ पे बौद्ध भी बन सकता है, मुख्यमंत्री वहाँ पे हिंदू भी बन सकता है। हम वहाँ पे क्रिश्चियन भी बन सकता है। यदि क्रिश्चियन कोई जीता है तो क्रिश्चियन भी बन सकता है। वहां पे जाति और धर्म के आधार पे मुख्यमंत्री ना तो हम किसी पे कंडीशन पुट करेंगे और ना ही हम अपनी पार्टी में चूज करेंगे। वहां पे जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जब आप कहते हैं कि हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं तो उस ऑप्शन में ये भी एक ऑप्शन है जो आपके बार्गेनिंग पॉइंट होते हैं। ये कंडीशन है, कंडीशन हमारी नहीं खुली हुई है। ऑप्शन हमारे सरकार अलियांस के लिए खुले हुए हैं। ऑप्शन कैसे नहीं? अगर आप ये शर्त नहीं माने हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, हम सहयोग नहीं देंगे। विपक्ष भी एक ऑप्शन है, सारे ऑप्शन में विपक्ष भी एक ऑप्शन आता है जी। सारे ऑप्शन का मतलब सरकार बनाने सुजीत, यहाँ बीजेपी के नेता साहब को भिड़ना नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपने आपके पास जो जानकारी थी आपने उसके आधार पर अपनी बात रखी। ये बीजेपी का अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, इनका काम है। दुष्यंत, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए वैसे जो शुरुआत में मैंने आपसे बात कही, इन्होंने पोलराइज
किया स्टेट को, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि खाली जम्मू क्षेत्र में इनको वोट मिले, जम्मू क्षेत्र से ही इनको एमएलए मिले, बाकी इनको दोनों जगह कहीं नहीं मिले, ना वैली में मिले ना लद्दाख क्षेत्र में मिले। ये इस बात का जीता जागता सबूत है। दूसरा, वो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अगर वो कोई बात कहें अपने घर से तो कह नहीं रहे, वो अपनी मंशा तो दर्ज कर नहीं रहे, वो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली, इसका मतलब है कि सारे पत्रकार ही इस तरह करते हैं, जो ये कह रहे हैं वही ठीक है। एक्चुअल इनका एजेंडा ही पोलराइजेशन पूरे देश में है, खाली उस प्रदेश में नहीं है। ये मौका क्यों, मुझे एक बात बताएं, ये एक बात और कह रहे हैं, जो हमने काम किया हमें काम पे वोट मिला, मुझे बताओ ना कौन सा काम हुआ किया और कौन सा सेंटर में काम किया। नहीं पूछूंगा, आप कहेंगे तो राजनीतिक हो जाएगा। जी सुदेश, अभी खेमचंद जी ने कहा कि साहब हम काम के आधार पर बनाते हैं, तो काम के आधार पे जो मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो उनका कौन सा काम देखा गया जो मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें उपयुक्त पाया? नहीं, मैंने सुदेश से पूछा है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं। पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता रहे, प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनको कुछ सोच के भेजा गया होगा, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो अभी परखा जाना है, ये तो आप मानेंगे, और हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जो पोलराइज वोट्स की बात कर रहे हैं आप, अगर आप बीजेपी पर यह तोहमत लगाते हैं, वो तो पॉलिटिकल बात है, छोड़ दीजिए। नहीं, आप सोचिए, आप न्यूट्रल आदमी, आप सोचिए, तो वही बात तो पीडीपी के लिए भी बोला सकता है कि पीडीपी जम्मू में नहीं जीत रही है, तो क्या वो कॉम्युनल वोट है? कॉम्युनल वोट नहीं, पीडीपी का परफॉर्मेंस है, नहीं, पीडीपी का परफॉर्मेंस है, पीडीपी जीती जीती है वहाँ, 4 वोट मिला है उनको, 4 सीटें तो इस बार लाई है, जीती है। सिर्फ हार जीत की बात ना करें, वोट मिला है और 4 सीटें मिली हैं उसको। नहीं, आप मैंडेट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत भाई हमारा ऐसा क्या क्यों दे होगा? इस मैंडेट को समझिए कि एक पॉलिसी बनाने का मैंडेट है। जो बात, एक मिनट, जो बात अभी आई थी, वो पेच फंसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। झारखंड तो क्लियर है, झारखंड तो किसी को बनाई, और झारखंड में भी बात की थी बीजेपी की तरफ से बहुत दिन से ये बात रही। झारखंड में इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो अर्जुन मुंडा हार चुके हैं, जो वो तो अच्छा हुआ हार चुके हैं, वरना वो क्लेम करते हैं, क्योंकि बीजेपी में तो दावेदार कई लोग हैं, और जिसको मोदी जी चाहेंगे वो बनाएंगे, क्योंकि नारा तो वही था, चलो चले मोदी के साथ। जिम्मेदारी है, पोस्ट नहीं। खेमचंद जी, हमें जरा बात करने दिया कीजिए, आप हर चीज में बोलना जरूरी नहीं है आपका, हम पूछेंगे आपसे भाई, आपको डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। तो सुदेश, जो अभी बात कही थी खेमचंद ने कि भाई काम के आधार पे होता है, तो देवेंद्र फडणवीस का तो कोई ऐसा था नहीं कि भाई क्या उनका बतौर मुख्यमंत्री क्या क्वालिटी है उसको देख करके, तो चूंकि एक नारा दिया था कि साहब दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, उस नारे पर आधार पर बना दिया गया। तो ये दावा बीजेपी का क्या सही है कि साहब हम काम के आधार पर ही बनाते हैं, सिर्फ जाति धर्म हम नहीं देखते उसका? देखिए, ये एक फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला, और हर जगह नरेंद्र मोदी को मिला, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आज जम्मू की बात कर रहे हैं हम लोग, या वो झारखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का झारखंड में ऐसा वजूद नहीं था कि इतना सीट लिया बिना नरेंद्र मोदी के। ये एक हकीकत है, जैसे में बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे थी, कैसे ले आई, मतलब इसी को बोलते हैं मोदी मैजिक। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये लोग ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो गवर्नेंस डिलीवर करेगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो मनोहर खट्टर हो, चाहे वो आगे कोई मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब टेस्ट पर होंगे कि नरेंद्र मोदी तो साबित करके आए थे अपने गुड गवर्नेंस को, काफ़ी लिखा गया, पूरे वर्ल्ड में इनकी चर्चा हुई, बहुत से अवार्ड्स मिले, तो उसके बाद वो गुड गवर्नेंस को, उस मॉडल को कैसे ट्रांसलेट करा पाते हैं, ये नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। जिस टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, उस टीम इंडिया के लिए सदस्य वो चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, टीम इंडिया हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो वो टीम इंडिया अपने हिसाब से वो। वैसे एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, बीच में है, लेकिन छोटी ही कहूँगा मैं, बिल्कुल। मैं एक बात कहूँ, चलिए नरेंद्र मोदी साहब सीएम से प्राइम मिनिस्टर बने, चलिए वो सीएम तो रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ उनको मालूम तो था, वो तीसरे टर्म के सीएम थे, वहाँ कुछ सीख के तो आए थे, कुछ जानते तो थे। आप बताइए, 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनका आप भी प्रश्न आप इनसे पूछ रहे, क्या वो वाजिब आंसर है इस बात का कि फडणवीस साहब और दूसरे सरकार बनी थी, किसी को मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब, आप बताइए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज उनको है, क्या ये वहाँ की जनता के मैंडेट के साथ विश्वासघात नहीं है? मिनिस्टर बनने के लिए कोई यूपीएससी टाइप का टेस्ट तो होता नहीं। चलिए, अब आप अगर आप ऐसे मानने के लिए होना चाहिए तो फिर दूसरी बात, आप इंतजार करिए, आपके अपने नेता जो अगर आपकी यूपीए 3 बनती तो उसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते, उनके पास कौन सा अनुभव है? सवाल तो सब पे उठेगा ना। और बहुत से अनुभवी लोग गिरे हैं, सीएम को बहुत से अनुभवी लोग गिरे हैं। एक ऐसे सीएम बना देना जिनको कुछ पता ही नहीं है। अभी आप हरियाणा की हालत आप देख रहे थे, सुबह बोल रहे थे एक मित्र, जो इस बात को बोल रहे थे कि उनको प्रॉब्लम है, तो उस पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी देश के साथ मजाक है। आप अगर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में और मुख्यमंत्री बनाना था और उन्हीं में से बनाना था, क्योंकि वहां तो विधान परिषद भी नहीं होती है, तो विधायकों में से ही बनाना था, तो किसी ना किसी को बनाना था। ये एकाधिकार है, ये मोनोपोली कहिए या डिक्टेटरशिप कहिए, को अपनी मर्जी से बना रहे हैं, चाहे वो अनुभवहीन है, चाहे कुछ नहीं जानते हैं। ठीक, सब माना हमने आपकी बात। मनोज, दिक्कत तो है
जो बात अभी बता रहे कि साहब जो सुजीत ने भी काफ़ी जो बात बताई थी, मतलब कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में एक बड़ी समस्या है, सरकार के फॉर्मेशन को लेकर आने वाली है। नहीं, देखिए जिस तरह का वर्डिक्ट वहां पर आया है उसमें किसी भी पार्टी को ऐसी सीटें नहीं मिली हैं कि बढ़ चढ़ के वो क्लेम कर सके। पीडीपी की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी है, उसको भी सहयोग चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी अगर उसको सहयोग दे या एनसी उसके साथ जाएगी नहीं, तो निर्दलीयों में जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का क्लेम है कि इन 7 में से 4 निर्दलीय या 2 सज्जाद लोन साहब जो उसमें भी एक हैं, 2 उनके साथी हैं, वो बीजेपी के क्लेम कर रही है बीजेपी उनके अपने साथ। तो ऐसा वो बना हुआ है कि वहां पर अगर पीडीपी, कांग्रेस और निर्दलीय मिलकर कोशिश करेंगे तो अभी मुझे लगता है कि सरकार के फॉर्मेशन में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। अगर एनसी और बीजेपी कोशिश करेंगे वहां भी दिक्कत आ रही है, और बिल्कुल नेक टू नेट वो रहेगा बहुमत का। वो ऐसे में मुझे लगता है कि पीडीपी और बीजेपी को ही आखिर हाथ मिलाना पड़ेगा। और जिस बात की सुदेश जी इशारा कर रहा हूं, शुरू से मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसा मौका दे कि जम्मू कश्मीर चुनाव देश में हर बार होते हैं, हर साल कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव हमारे लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अहम होता है। और पीडीपी और बीजेपी अगर सरकार बनाते हैं तो मुझे लगता है कि एक इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक एकता का संदेश देना भी कहीं ना कहीं छुपा होगा। और मुझे लगता है कि मोदी जिस गुड गवर्नेंस की बात कह रहे हैं, मैं बार बार सुन रहा हूं, मुफ्ती साहिबा वही उसी बात पे जोर दे रही हैं, गुड गवर्नेंस पे। और अल्टीमेटली वही एजेंडा आएगा, ना धारा 370 आएगी, ना हिंदू मुसलमान मुख्यमंत्री वो विषय आएगा। गुड गवर्नेंस, जम्मू कश्मीर का गुड गवर्नेंस, जम्मू कश्मीर की एकता, वो एक विषय मुझे लगता है पीडीपी और बीजेपी को साथ लाएगा। अब उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का होगा, सवाल ये पैदा होगा सुदेश के। चलिए मैं खेमचंद के पास आता हूँ, बहुत देर से बोले नहीं और मैंने चुप भी कर दिया उनको। खेमचंद डिस्कशन का आंसर दे दूं आपके क्वेश्चन से पहले? नहीं, कोई जरूरी नहीं आंसर उसके लिए। हम आपसे फ्रेश सवाल पूछेंगे, कोई जरूरी नहीं, हर चीज का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं। छोटा सा पॉइंट है सर, नहीं कि माननीय अब्दुल कलाम, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप उसमें जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी ने हमेशा 370 की बात की, और ये बीजेपी के तमाम लोगों का मानना ये है, और अभी भी कई लोग कहते हैं साहब इस पर बहस होनी चाहिए, क्या हटना चाहिए। कम से कम ये देखें जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है। और पीडीपी ने चुनाव में पानी पी कर कोसा कि हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे चुनाव के बाद। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आमने सामने दोनों लोग खड़े हुए हैं और एक वायबल सरकार बनती नज़र आती दोनों के मिलने से। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, लेकिन वो उतना वायबल और उतना टिकाऊ नहीं है। तो इन हालात में क्या 370 पर बीजेपी कंप्रोमाइज़ करने की पोजीशन में है, सम्मान करेगी 370 का? देखिए, गठबंधन की राजनीति में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके आधार पर सरकार चलती है। गठबंधन में जो अलग अलग पार्टी होती हैं उनके अपने अपने स्टैंड होते हैं, अपना अपना उनका मुद्दा होता है। जैसे हमारी एनडीए फर्स्ट बनी थी, उसमें भी लगभग 30 पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई थी। सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडा थे, और लेकिन जब गठबंधन की सरकार चल रही थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर वो सरकार चली। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी तो वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनेगी, जिसमें सरकार चलाने के लिए प्लान अलग रहेगा, अपने अपने मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 370 पे जो सोचना है वो है, और वो उससे कभी डिनाई नहीं करती, और उस पर वो चर्चा करना चाहती है, उस पर वो बात भी करना चाहती है। जम्मू कश्मीर का जो चुनावी घोषणा पत्र आया था उस पर उसका जिक्र नहीं था। नहीं, हम वो जिस राज्य से जुड़ा हुआ मसला 370 है, हमारे राज्य का चुनाव में घोषणा पत्र में आप नहीं करते। हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, 370 के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्लियरली दूसरी बात लिखा हुआ है। चुनाव में जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में 370 का मुद्दा आपने शामिल नहीं किया, इसका मतलब आप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली मामला है। नहीं, पब्लिक मुझे क्या लगता है ना कि बीजेपी आर्टिकल 370 इनका एक कोर इशू रहा है शुरू से। लेकिन आप अगर इंडिपेंडेंस डे स्पीच को सुनेंगे मोदी जी का फिर से, तो आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि जो जितने कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, जो वायलेंस पैदा करते हैं, इन पर मोरेटोरियम लगाया जाए 10 साल का, अब डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। और उसको उन्होंने फॉलो किया है। हम लोग भले ही एनालाइज न किए हों, उसको फॉलो करते हुए आर्टिकल 370 को मुद्दा न बनाना और अलग रख देना, बोलना कि सिर्फ डिबेट करेंगे, ये डाइल्यूशन ही नहीं, एक बहुत बड़ा एकोमोडेटिव एटीट्यूड दिखाया, क्योंकि वो कश्मीर को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं। और ये देखिए, ये मैं यही बता रहा हूँ कि चूंकि बीजेपी अगर सरकार में रहेगी तो सोल्यूशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जिस दिन इंटीग्रेट हो जाएगा तो हो सकता है वहीं से डिमांड आए कि आर्टिकल 370 की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो जाना चाहिए। और अगर डेवलपमेंट फंड जा रहा है, करप्शन उसको नहीं खाए और पूरा डेवलपमेंट हो, तो वहाँ का यूथ ऐसा नहीं है कि अपने आप को इंडियन नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ का यूथ तब बोलेगा जब उसके यूथ को लगेगा कि उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं बार बार दे रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती जो शायद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो,
बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग। मुफ्ती मोहम्मद सईद ही मुख्यमंत्री पिछले बार वो बने थे, लेकिन इस क्या बार इस भी बार वही बनेंगे? किसी युवा को मौका देंगे? वो देखना होगा। तो मुझे लगता है कि एक युवा को मौका देना चाहिए, जिस तरह से उमर का हुआ उस तरह यहाँ भी होना चाहिए, और उनमें कैपेबिलिटीज काफ़ी है। और मुफ्ती साहब को समझना चाहिए कि पार्टी मुफ्ती पैटर्न है तो पैटर्न की तरह रहे। महबूबा मुफ्ती ही पार्टी चला, जब से पार्टी बनी है महबूबा मुफ्ती ही पार्टी चला रही है। पैटर्न है वो, पैटर्न है मुफ्ती साहब। और महबूबा मुफ्ती जो हैं, अगर वो बनती हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है कि युवा जो है, क्योंकि उन्होंने देखा है पीड़ा, जो पिछले 20 साल का पीड़ा जो है मिलिटेंसी का, उसको खुद झेला है, तो वो शायद सॉल्यूशंस को सभी खोज रहे हैं और ये एक सॉल्यूशन देगा। इसलिए मैं इसका एडवोकेसी कर रहा हूँ कि बीजेपी और पीडीपी को ही बनाना चाहिए, और बीजेपी को एक पॉलिटिकल पैकेज की बात करनी चाहिए। और बीजेपी सेंटर में भी है, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जम्मू एंड कश्मीर का मुझे लगता है कि तस्वीर ही बदल जाएगा। तस्वीर बदल जाएगी। खेमचंद जी क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, जो भी वहाँ पे गठबंधन होगा वो गठबंधन जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन को ध्यान में रख के होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए ही गठबंधन करेगी, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, ये बात पक्की है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस की बात हम करते हैं वो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस भी होता है। माननीय अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बने थे, प्लीज़ आधा मिनट लूँगा, तो लोगों ने कहा था कि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। हमने सबने देखा कि वो बहुत ही वाज वन ऑफ द, चर्चा थी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पहला नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति राष्ट्रपति बने। वैसे ही जैसे हमारे हरियाणा में हमने सीएम चुने या दूसरे राज्यों में हमने सीएम चुने, उनका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस बहुत था, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन बहुत था। चलिए ठीक है, आधार पर सीएम बनाएगा। इस चर्चा को यहीं खत्म करने का समय आ गया। सभी मेहमान हमारे साथ 1 घंटा बने रहे, इस पर तमाम मुद्दों पर खुल के चर्चा की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ लाइन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।